अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। कल रात से जो कुछ आपकी टीवी स्क्रीन मनाजर दिखा रहे थे, यानी जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस की जानिब से या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से छापा मारा गया ताकि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, वो आज मौजूए बहस है। हर तरफ सोशल मीडिया पर कल रात गए से ही वो भी जो शायद हुकूमत के हामी लिखा करते थे, वो भी उनके खिलाफ ही लिखने लगे कि आखिर ये कौन सा तरीका है और ये किस कानून के तहत इस तरह से बख्तरबंद गाड़ी के इस्तेमाल से चौधरी परवेज़ इलाही के जो मरकजी दरवाज़ा है उनके घर का, वो तोड़ा गया हो। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही को तो हिरासत में ना लिया जा सका क्योंकि वहाँ पर पुलिस का ऑपरेशन फिर ख़त्म किया गया, लेकिन मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया, जिनको आज पेश भी किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही के जो बेटे हैं, आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया है पुलिस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो कुछ उनके घर पर हुआ है। और आज हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क में अपनी कोर कमेटी के साथ उन्होंने भी सर जोड़ कर बैठे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कई सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो डायलॉग का प्रोसेस हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान हुआ, जिसके 2 राउंड्स कंप्लीट हुए गुज़िश्ता रोज़, और ये कहा गया कि मज़बूत पेशरफ्त हुई है और मंगल के दिन अब तमाम लोग दोबारा मिलकर बैठेंगे अपने अपने कायदीन से मशवरा करने के बाद। उन मुज़ाकरात का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसके असरात, यानी कल की गिरफ्तारी के असरात, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही न सिर्फ साबिक CM रह चुके हैं पंजाब के, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, लिहाजा ये काफ़ी सिंबॉलिक भी है। और आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है, उन्होंने हुकूमती कमेटी के अरकान को टेलीफोनिक राब्ता भी किया और अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। अब आज इस प्रोग्राम में कई सवालात हैं जो आपके जहन में भी उठेंगे, उन्हीं का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कार्रवाई कल चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हुई है वो महज कानूनी कार्रवाई थी, इंतकामी कार्रवाई थी, इसके पीछे क्या सिर्फ केयरटेकर सेटअप को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, या फिर इसके पीछे PDM की हुकूमत है, या फिर कोई और। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो इल्ज़ामात और जो लफ्ज़ का इस्तेमाल आप लोग जब हुकूमत में नहीं थे किया करते थे इमरान खान और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कि ये फाशिस्ट रजीम है, इनकी स्टेट ब्रूटैलिटी देख लीजिए, ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, ये सब आप लोगों के लिए अब इस्तेमाल भी हो रहा है। और माजरत के साथ जो कल रात को हुआ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर, वो इस पर बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि फिट बैठता है। तो ये क्यों आप लोगों ने करवाया, ये किस किस्म का इंतकाम हो रहा है? जी, पहले तो बड़े अदब से अर्ज करेंगे कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कानून हरकत में नहीं आएगा। और वाज़े तौर पे जितनी एविडेंस अगर एंटी करप्शन के पास मौजूद थी, उसके तहत उन्होंने एक्शन किया। बाज़ ऐसे ज़रूर उनके इक़दामात थे जिसकी वो किसी भी तरह जिसका दिफा नहीं हो सकता, जिसमें सबसे ज़्यादा जो उस घर की जो ख़वातीन थी, अगर उनके साथ कोई उन्होंने बदतमीज़ी की है, उसका कोई दिफा नहीं हो सकता, दरवाजे तोड़ने का दिफा नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल कानून ने हरकत में आना है, और ये भी चूँकि बहुत ताकतवर लोग थे चंद माह पहले, चंद हफ्तों पहले तक, तो लिहाजा उनके पास भी अपनी प्रोटेक्शन के ज़राए मौजूद हैं। लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं है कि जो भी कार्रवाई है वो कानून के तहत ही होगी। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, व्हिच मींस कि आप ओन करते हैं एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि इसके पीछे गवर्नमेंट ही है? नहीं, मैं इसको ओन नहीं करता। ये इसके पीछे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत पंजाब का इदारा है जो इस वक्त एक निगरान हुकूमत के ताबे है। तो अगर निगरान हुकूमत ने अपनी डिटर्मिनेशन की है कि उनके पास अब इतने शवाहिद मौजूद हैं कि वो ये अमल कर सकते हैं, तो उन्होंने कदम उठाया है। इसमें वफाकी हुकूमत का या उसकी इजाज़त का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मजम्मत आप करते हैं गेट तोड़ने के हवाले से, आप मजम्मत करते हैं कि खवातीन को जिस तरह से हिरासत में लिया सबसे ज्यादा मैं जो प्राइवेसी है उसको जरूर उसके जो तहफ़्फ़ुज़ है, चादर का तहफ़्फ़ुज़ है, वो होना चाहिए। ये और बात है कि अगर पाकिस्तान में सारे जो लोग हैं वो अपनी चार दीवारी में बैठकर अगर पेट्रोल बम फेंके पुलिस पर, उसका दिफा भी नहीं किया जा सकता, उसके भी उनको जवाब देना पड़ेगा। या वो चार दीवारी से बाहर निकलकर पुलिस को ज़दोकोब करें, इस तरह ज़मान पाक में किया, उसका दिफा भी नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल हमें एक मुआशरा है, उसमें
خواتین کا جو تقدس ہے اور ان کی جو موجودگی ہے اس کا ضرور ذہن میں رکھ کر تمام ایکشن کرنے چاہیے۔ اچھا خرم دستگیر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے انڈر ظاہر ہے کہ پنجاب کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی تھی، ظاہر ہے، لیکن کیا بطور وفاقی حکومت یہ سب جب آپ بھی مناظر دیکھ رہے ہوں گے تو کیا آپ کو نہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ الٹیمیٹلی اس کا بوجھ آپ لوگوں کو ہی اٹھانا پڑے گا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو نہیں بلکہ آپ پر بات آئے گی؟ اصل بوجھ تو سامنے آئے گا عدالت اگر تو ان کے خلاف جو اس طرح کا ایکشن ہوا ہے عدالت میں واضح شواہد پیش کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پہ عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو یہ بوجھ پھر ملزمان پر آئے گا، یا ہمارے کیس میں چونکہ 22 مہینے حمزہ شہباز کو بغیر ثبوت اور شواہد کے جیل میں رکھا گیا، یا سعد رفیق صاحب کو، ان کو تو عدالت میں تاریخ نہیں ملتی تھی اپنی ضمانت کے لیے، وہ جو طریقہ کار ہے کہ جیل میں ڈال دو اور بعد میں سوچو کہ شواہد کیا ہیں، تو اصل جو بوجھ ہے وہ اس وقت بھی نگران حکومت کے پاس، یہ جو پنجاب حکومت کے محکمے ہیں، وہ بوجھ اصل میں یہ ہے کہ کیا وہ عدالت میں ثبوت اور شواہد پیش کر پاتے ہیں جس کی بنیاد پر عدالتی کارروائی آگے بڑھے گی یا نہیں۔ اگر وہ نہیں پیش کر پاتے تو ضرور اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہم سب پر ہوگا۔ اچھا، آپ سب پر ہوگا۔ ڈڈ یو فیل ایٹ اینی پوائنٹ خرم دستگیر صاحب کہ جو پنجاب پولیس از نون ٹو بی نوٹوریس، آئی ایم سو سوری ٹو یوز دس ورڈ، اینڈ ان کی جو ہائی ہینڈڈنس ہے وہ ماڈل ٹاؤن واقعے سے لے کے آج تک کہیں تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی، خواہ عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہو، آپ کی رہی ہو، اور پھر اب جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نظر آ رہا ہو، تو یہ جو عمل کل ہو رہا تھا کہیں یہ نہیں ہوا کہ آپ لوگ بطور وفاقی وزیر یا وزراء فون کر کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں، بیکاز ظاہر ہے آپ سب ان لوگوں کو جانتے بھی ہیں کہ دس از ٹو مچ، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دہشت گرد کو آپ پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور کل اگر نہیں ہوتا یہ گرفتاری تو نہ جانے کیا آسمان گر جائے گا۔ ذمہ دار وزراء ہیں، انہوں نے ضرور اس کے اوپر ایکشن لیا ہوگا، لیکن پنجاب پولیس وہی ہے جس کے 78 اہلکار انہوں نے زخم کھائے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے، زد و کوب کیے پی ٹی آئی کارکنوں نے 78 پنجاب پولیس کے اراکین۔ تو یہ کہنا کہ جی پنجاب پولیس ہائی ہینڈڈنس کے لیے مشہور ہے، یہ ویسے تو محاورہ اچھا لگتا ہے، لیکن جس پولیس اپنے 78 اہلکاروں کے زخم کھا لے اور اس کے باوجود کوئی سخت ایکشن نہ کرے، جس پولیس کی گاڑی کو فاشسٹ کارکنوں نے اٹھا کر نہر میں پھینک دیا، وہ ہائی ہینڈڈنس کا الزام تو میرے خیال میں ابھی ثابت ہونا باقی۔ اچھا، تو خرم دستگیر صاحب ویسے تو جب حکومت میں انسان ہوتا ہے تو ذرا کم ہی اوپن اپ ہوتا ہے، بعد میں ہم سنتے ہیں کہ بہت کچھ ہوا تھا، کہیں یہ وہ معاملہ تو نہیں جو ڈبل گیم کا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، ڈبل گیم نہیں ہے جی، دیکھیے ہم سب کو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، پاکستان کے 75 سال گزر گئے ہیں، 76واں سال جاری ہے، اور حکومت میں رہ کے بھی حکومت کے باہر بھی بالآخر قانونی کارروائی کی جو بنیاد ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ ثبوت اور شواہد ہیں۔ اگر تو پی ٹی آئی کی حکومت کے جو فاشسٹ طریقہ کار تھے اس کی طرح اگر ہماری حکومتوں میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عدالت میں کوئی ثبوت نہیں تھا اور صرف جو ہے وہ ہراساں کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے، تو پھر ظاہر ہے ہم سب کے اوپر جیسا میں نے کہا کہ فال آؤٹ ہوگا، لیکن اگر ثبوت اور شواہد پیش ہوتے ہیں کہ یہ یہاں قانون توڑا گیا یا قانون کا غلط استعمال کیا گیا تو پھر ہم سرخرو بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ جو ہے بالآخر جو ہے وہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر عدالت میں ہی ہو۔ اور جب اگر شواہد کی بنیاد پر یہ پتہ چل گیا کہ دس واز دا سیم کائنڈ آف این ایکشن جو آپ لوگ جس کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے خرم دستگیر صاحب کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ فاشسٹ طریقے سے یا فاشسٹ حکومت تھی؟ جی نہیں، وہ فاشسٹ ان کا طریقہ کار پہ بعض لوگوں کا اعتراض ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ عدالت میں فیل ہوتے ہیں تو پھر ضرور اس پر یہ الزام اٹھیں گے کہ بھئی انہوں نے ہائی ہینڈڈنس کی ہے، انہوں نے غلط ایکشنز کیے ہیں، اور مجھے یہ توقع ہے کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس کو ریویو کریں گے اور انہی معاملات پر سوچ سمجھ کر ایکشن اٹھائیں گے
جہاں ان کے پاس ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ ہاں، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اس وقت نہ تو وزیر اعلیٰ ملک میں موجود ہیں، وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں، نہ ہی انفارمیشن منسٹر ہیں جو ذرا سامنے آ کر بتا سکتے ہیں، وہ بھی ملک سے باہر ہیں، آئی جی پنجاب بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ملک میں نہیں ہیں۔ تو یہ بڑے عجیب سے معاملات ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں خرم دستگیر صاحب، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ڈائیلاگ پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ان فوکس ہیں خرم دستگیر صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، جس ڈائیلاگ کا آپ نے ذکر کیا ابتدا میں خرم دستگیر صاحب کے مذاکرات کا مطلب یا ڈائیلاگ کا مطلب یہ نہیں کہ جو قانونی کارروائیاں ہیں ان کو کسی طور پر جو ہے وہ روکا جائے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں اطراف یہ کہہ رہے تھے کہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، اور آج شکایت بھی کی ہے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی نے حکومتی کمیٹی ممبر سے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس واقعے کے بعد جو ڈائیلاگ ہیں اس پر بہت گہرا اثر پڑے گا؟ یہ ڈائیلاگ کس پر ہو رہا ہے؟ ڈائیلاگ اس پر ہو رہا ہے کہ 2023 کے جو انشاءاللہ انتخابات اکتوبر میں ہونے ہیں وہ کسی بھی طرح 2018 کے غیر آئینی اور زہریلے انتخابات کی طرح نہیں ہو سکتے، جس میں عمران خان کو لانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں کو نااہل کیا گیا، ان کو سیاست سے باہر نکالا گیا، ان کو اور ان کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے پارٹیوں کے جو اراکین تھے ان کی زبردستی ان کی جو پارٹی کی افیلیشن تھی وہ چینج کرائی گئی، ٹکٹ واپس کرائے گئے۔ اس کے بعد بھی جب الیکشن کے دن بھی ایک بدترین دھاندلی ہوئی، الیکشن کے بعد بھی جب ان کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تب بھی دھاندلی ہوئی، تو لہٰذا ایسا الیکشن جو ہے اصل میں آج جو ہم کل کا ایکشن بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ وہ زہریلی فصل جو بوئی گئی تھی 2017 کے بعد سے ابھی تک ہم وہی کاٹ رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں مثبت طور پر آگے بڑھنا ہے تو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اکتوبر 2023 کے انتخابات جو ہیں وہ صحیح معنوں میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں گے، اور وہی لوگ حکومت میں آئیں گے جن کو پاکستان کے عوام اپنا ووٹ دیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہونی ہے۔ یہ جو ہے کہ جی کوئی کسی کو کنسیشن دے گا، تحریک انصاف اپنے تمام حربے آزما کر ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپریل سے نومبر تک پوری کوشش کی سڑکوں پر آ کر الیکشن کروانے کی، وہ ناکام ہوئے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ اسمبلیاں توڑ کر ہم کوئی الیکشن کروا لیں گے، وہ ناکام ہوئے۔ انہوں نے پوری کوشش کی مختلف اوقات میں ایجیٹیشن کے ذریعے، دوسرے طریقوں کے ذریعے، وہ ناکام ہوئے۔ تو ابھی تو جو نیگوسیشنز ہیں ان کا ضرور ایک نقطہ نظر ہے جس کو ہم بڑی سنجیدگی سے سن بھی رہے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہمیں 2023 کے انتخابات کا جو تقدس ہے اور اس پر ایگری ہونا ہم سب کا کہ یہ اگر یہ پروسیس ایسا ہوگا جو صاف شفاف ہوگا تاکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ ہم سب قبول کریں انشاءاللہ۔ اچھا، جو ظاہر ہے کیونکہ مختلف جماعتیں ہیں اس وقت اور وہ سب تو کنسنسس پہنچ کر ہی پتہ چلے گا کہ کون سی تاریخ کے لیے سب راضی ہوتے ہیں، لیکن کیا مسلم لیگ نون ارلی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے؟ یعنی اکتوبر سے پہلے تھوڑا، یا اکتوبر پر ہی آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس وقت تک تو مسلم لیگ نون میں یہ بات واضح ہے کہ قومی اسمبلی جس نے 12 اگست کی شب تحلیل ہونا ہے، قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، اور پھر 60 دن میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی آپشن بھی ہے کہ اگر ایک دن پہلے تحلیل کر کے تو 90 دن بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اور نومبر تک جایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ضرور گفتگو ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ آپشن ایکسرسائز نہ کیا جائے اور 12 اکتوبر 2023 سے پہلے انتخابات ہو جائیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 8 اکتوبر کی تاریخ ایک دفعہ تجویز بھی کر چکے۔ یہ تو بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ اگر تو اسمبلی کی مدت پوری کرنی ہو تو پھر تو 60 دن، اور اگر آپ ایک دن پہلے تحلیل کر دیں تو پھر 90 دن آپ کے پاس ہیں جس میں آپ نے الیکشنز کرانے ہیں۔ ہم پھر 11 نومبر تک جا سکتے ہیں۔ اور اس کی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ 11 نومبر تک جایا جائے؟ ایک طرف آپ عدم استحکام دیکھ رہے ہیں، ایک جماعت جو کہ باہر بیٹھی ہے اور مستقل الیکشن ڈیمانڈ کر رہی ہے جس پہ آپ لوگ مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ جی یہ شکریہ آپ کا اس سوال کا۔ دیکھیے صرف ایک جماعت کی ایجیٹیشن پر قوم کے فیصلے ہم نہیں کریں گے۔ 2018 کے جو بدترین انتخابات کے باوجود اس وقت جو جماعتیں وفاقی حکومت میں موجود ہیں ان کے پاس 2018 میں ڈالا گئے ووٹوں کی
68% नुमाइंदगी मौजूद है। तो 32% जो वोट तहरीक इंसाफ ने हासिल किए थे उनको निकाल भी दें तो 2/3 अक्सरियत की जमातें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है। उनने पार्लियामान में भी अपनी अक्सरियत जो है वो 2 दिन पहले साबित की है। तो लिहाजा सिर्फ एक जमात की एजिटेशन पे या एजिटेशन के खौफ से तो ये मामला हल नहीं होगा। ये तभी होगा और शायद तहरीक इंसाफ से हमारी जो तवक्को है इन मुज़ाकरात में कि वो बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात करेंगे। वो फिर इमरान खान साहब की गुफ्तगू में तो अभी तक वो रंग नजर नहीं आया कि अगर वो अपने 32% वोटों पर इसरार कर रहे हैं तो फिर उन्हें 68% वोटों का भी एहतराम करना पड़ेगा और एतराफ करना पड़ेगा कि वो भी ठीक थे जिन्होंने 68% वोट लिए थे। तो अगर बाहमी एहतराम की बुनियाद पर वो आगे बढ़ते हैं तो जरूर, जिस तरह मैंने कहा, इलेक्शन के ग्राउंड रूल्स पर बहस हो सकती है। इस बात को यकीनी बनाने पर बात हो सकती है कि हर सूरत इंतखाबात अक्टूबर 2023 से आगे ना जाएं। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो आईनी तरमीम की बात हो रही है, जो डिस्कशन में आईनी तरमीम के वो वापस कौमी असेंबली में आ जाएं और उसके लिए तरमीम करनी पड़ेगी, तो इस वक्त तक मैं ये समझूं कि नून लीग इसके ऊपर कम अज कम लॉक नहीं है। जी, पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो इस बात पर अभी तक तो मुत्तफिक हैं। बहरहाल मुज़ाकरात एक हिस्सा है जिसके नताइज आ सकते हैं कि ये अवामी नुमाइंदगी और असेंबली की रुकनीत ये कोई थूका नहीं है जिसे आप चाट लें कि आप कहेंगे जी पहले आप इस्तीफे दें फिर अदालत में जाए कि हमारे इस्तीफे क्यों नहीं माने जा रहे। जब माने गए तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे इस्तीफे वापस कर दें। ये कोई बच्चों का प्ले ग्राउंड नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी का सवाल है जिसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये जो है कि जी वापस आए, 2 असेंबलियां बहाल हो जाएं, ये सब कहानियां हैं। असल जो कोशिश है वो ये है कि इस दफा के इलेक्शन का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसका तकद्दुस ऐसा हो जिसके नताइज हम सब कबूल करें। और अगर डेडलॉक हो जाता है और किसी बात के ऊपर कोई नतीजा नहीं निकलता तो क्या खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फेस करेंगे और वो घर भी जा सकते हैं? उसके लिए तैयार हैं आप? जी, अगर अदालत आलिया का जो भी उन्होंने प्रोसेस करना है, लेकिन इससे पहले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कोई ज़द आए, उनके आगे पार्लियामान के 180 वोट खड़े हैं और अगर जो मुतालबात ज़र थे, जो मनी बिल था, उसको रिजेक्ट 180 अरकान ने किया है तो कोर्ट को पहले उनको बुलाना पड़ेगा कि जी आपने, वज़ीर आज़म ने तो आपको भिजवाया था तो आपने क्यों नहीं इसको किया। तो पार्लियामान से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ये अमल क्यों किया। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी और काबीना की बाद में आती। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब की वज़ीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मुज़ाकरात के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले इलेक्शंस के हवाले से क्या सोचे बैठी है, इस सब पर गुफ्तगू हुई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस हाजिर होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात होंगे या फिर कल का वाक़या उन पर असरअंदाज होगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा, कल रात का जो वाक़या हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही सदर तहरीक इंसाफ के घर पर आपके नज़दीक और तहरीक इंसाफ के नज़दीक इसके पीछे कौन है या किसकी ईमा पर हुआ है ये? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, एक्चुअली कल का जो वाक़या नहीं, मैं सानिया कहूँगी, भाई अफसोसनाक। पहले तो पुरजोर अल्फाज में मैं इसकी मजम्मत करती हूँ और काश ऐसा होता कि ये 1 साल के अंदर जो कुछ पाकिस्तानी कौम ने देखा और जो कुछ हमने सहा, ये ना होता। यही कुछ खान साहब के एक तो 26 घंटों वाला जो ऑपरेशन था उसमें बख्तरबंद गाड़ी और सेम ये गेट शेट उन्होंने तोड़ना था, वो तो हमारे वर्कर्स, हमारे जानिसार, जिस तरह से उन्होंने ये सारा जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त की। लेकिन कल की जो बख्तरबंद गाड़ी का आना और गेट तोड़ के अंदर दाखिल होना, क्या कोई दहशतगर्द है चौधरी परवेज़ इलाही साहब? खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। ये रवायात जो इस 1 साल में डाली गई हैं पाकिस्तान की सियासत में, दूर दूर तक इनका कोई नामो निशान नहीं था। इवन मुशर्रफ के जमाने में भी बड़े हार्श और हार्ड जो अल्फाज थे, वर्ड्स थे उनका का ऑनर चैनल्स के ऊपर
जो मुखालिफ जितनी भी जमातें थी वो करती थी इस्तेमाल। इमरान खान साहब ने भी बड़े उनके बारे में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया हुआ है निजी चैनल्स के ऊपर बैठ के, लेकिन इस तरह कभी हमारे घरों के ऊपर हमले नहीं हुए, कभी अब्डक्शंस नहीं हुई थी, कभी ना चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होने का सिलसिला ऐसा अनमिट शुरू हुआ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले। तो आप निगरान हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहरा रही है या पीडीएम की गवर्नमेंट? नादिया, इंटरम सेटअप तो है नहीं। इनफैक्ट देखो 22 अप्रैल को नकवी की गवर्नमेंट आईनी और कानूनी तौर पर ये वाला इंटरम सेटअप खत्म हो चुका है, इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, इसके पास कोई आईनी जवाज नहीं है। और ये मैं क्लियर करती चलूं कि जितने भी अहकामात ये वाला सेटअप जारी कर रहा है या उनके होते हुए हो रहे हैं कोई और जारी कर रहा है, उसके नताइज तो इन्हीं को भुगतने पड़ेंगे। और या ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो कि इनके वो जो वैसे किसी जगह पे काउंसलर इलेक्ट होने के काबिल नहीं है ये पूरा इंटरम सेटअप, और वो जिस तरह से आके सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ऐसे वो करते हैं जैसे हम उनकी सियासी मुखालिफ जमात है और वो किसी जमात के नुमाइंदे हैं। ऐसे तो मेरा ख्याल है हमजा ने भी नहीं किया था जो इस इंटरम सेटअप ने किया है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त ये जो इंटरम सेटअप है, एक तो ये गैर आईनी है, इनके दौर में जो गैर आईनी इकदाम किए जा रहे हैं उसका बोझ इन्हें ही उठाना पड़ना है, एक बात। दूसरी बात, मैं एक और पहलू आपके सामने रखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम करो कि इस जितने ये जो फंड्स के या पैसों के जो मामलात के ऊपर ये जो इंटरम सेटअप अगर कोई ऑफिसर साइन कर रहे हैं, मैं इनको बताती चलूं हम ये पैसे इनकी तनख्वाहों से इनको देने पड़ेंगे या वो हराम के पैसों से सबने जो एम्पायर्स खड़ी की हुई हैं वो इनको बेच के लुटानी पड़ेंगी, बिकॉज इनके पास आईनी जवाज नहीं है कि ये उनके अहकामात के ऊपर 1 रुपए के बिल के ऊपर भी साइन करें। अच्छा, तो मुसरत साहिबा एक चीज मैं बताते चलूं, खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे पहले इस प्रोग्राम में शरीक थे और उन्होंने कहा कि मज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि कानूनी जो भी प्रोसेस है उसको रोका जाए, यानी गिरफ्तारी का अगर कोई वारंट मौजूद है और सारी चीज़ें एंटी करप्शन समझती है तो इसको नहीं रोका जा सकता। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जो कुछ हुआ है तहरीके इंसाफ मज़ाकरात के हवाले से क्या उनको रोकेगी या मज़ीद आप समझते हैं कि मज़ाकरात तो होना लाजिम है? देखिए, मज़ाकरात भी हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शंस आए तो हम उसको फॉलो ना करें, बिकॉज दे रियली वांट। पीडीएम तो शुक्राने के नवाफिल पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान तरीके साफ कह दे कि हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बिकॉज हमें भी पता है कि इसका कंक्लूजन कोई नहीं निकलना, ये नॉन सीरियस है, ये हरगिज नहीं मुज़ाकरात के थ्रू किसी भी एक हतमी नतीजे के ऊपर पहुंचना नहीं चाहते, ये हमें पता है। लेकिन उसके बावजूद हम क्यों बैठे हैं कि झूठे को उसके घर तक छोड़ के आए, एक बात। दूसरी बात ये कि कल चले ये मैं इनकी 1 मिनट के लिए ये मैं तो इसको फजूल लॉजिक इसलिए कहूंगी कि कल इन्होंने हमारे 31 जो पुरअमन कारकुनान है जो खड़े हैं अपने लीडर के वेट में, उनको क्यों अरेस्ट किया? खान साहब के भांजे को किस जुर्म में अरेस्ट किया? ये और फिर जो हमारे जो लोग गायब किए जाते हैं जोक दर जोक, अली अमीन गंडापुर को आप देख लो कि एक बेल हम कराते हैं और ये इस सेम पैटर्न के ऊपर डिटाइड बेशर्मी का आलम है इस दौर में कि कोई पर्दा नहीं रहने देना चाहता। कोई झूठे मोटे कभी कोई बंदा कहते हैं कि झूठे मुई आप सारा कुछ कर ही रहे हो, कोई थोड़ी बहुत फेस सेविंग का ख्याल किया जाता है, ये नहीं कर रहे। ये इतना खुल के खेल रहे हैं गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से, और हमें अपनी तरफ से सो कॉल्ड इबरत का निशान बनाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन नादिया, हमें इनकी अब मुझे ये बताओ, कोई भी जिसके अंदर जरा सी भी अक्ल होएगी, कल आपने जो देखा, मैं आपको हल्फ बताने को तैयार हूं, हमारी जमात में ना भी होते वो, उनका ताल्लुक किसी और सियासी जमात से भी होता, मेरा स्टांस यही होता। ये मेरा सवाल तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप तमाम पार्टियों के लिए है। ये रवायात है रास्ते मैं बताती चलूं, ये कहती जी हमारे खिलाफ बड़ी पीटीआई ने, हमने कभी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल नहीं किया। ये सेम इसी तरह का हमला मरियम ने नैब के ऊपर किया, लाहौर लश्कर के साथ किया। हम वापस इसके घर में चाहते तो घुस सकते थे, ये सब कुछ हो सकता था बिकॉज वो सब कुछ करके गई थी। हमने कभी वायलेशंस पे हम बिलीव नहीं करते।
आयन और 99 थोड़ा आगे चलते हैं मुसरत साहिबा, क्योंकि ईद उल फितर अभी अभी गुजरी है और खान साहब बार बार ये कहते थे कि ईद पर उनके घर पर एक और ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है उनकी गिरफ्तारी के लिए। कल रात को जो कुछ हुआ है, क्या आप समझते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है, या जिस तरह की ऑपरेशन का वो जिक्र बार बार करते हैं जो पहले ज़मान पाक पे हुआ था वो भी दोबारा किया जा सकता है? देखिए नादिया, यही ऑपरेशन इन्होंने इससे कहीं बड़े क्वांटम पे किया था, ये तो उसकी छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन उसको उसके रास्ते में कौन खड़ी हुई? अवाम, पाकिस्तान की अवाम ने खान साहब को आज के दिन तक बचाया है, वरना देखो हम तो निहत्ते लोग हैं। अब मतलब मेरे ऊपर जो दहशतगर्दी के मुकदमा जितने भी बनाए गए, मुझे कभी किसी ने एक स्टिक भी पकड़े हुए देखा है? मेरी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती है, मेरा मौकफ सख्त होता है, कभी हम बिलीव नहीं करते। हमने तो अपने बयानिए से और अपने प्रोटेस्ट से और अपनी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से ही इनका मुकाबला करना है ना। लेकिन एक फर्क है ना, नून लीग ये कहती है कि जब हमारी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती थी तो हम अपने कारकुनों को मज़ाहमत के लिए आगे नहीं करते थे। यहाँ तहरीके इंसाफ अगर वारंट है, गलत मुकदमे हैं, जाके अदालत में फेस करें, ना कि अपने कारकुनों को इस्तेमाल करते हैं कि वो कार्य सरकार में मुदाखलत करें। देखिए ऐसे ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इनके खिलाफ जो मुकदमात थे उनकी वो बेसिकली आईनी और कानूनी तरीके से प्रॉपर एक लीगल प्रोसीजर को उसमें फॉलो किया जाता था। खान साहब की गिरफ्तारी, पहला जो घर पे 26 घंटों वाला जो हमला है उसमें बिल्कुल गैर आईनी तरीके को फॉलो किया गया, और इसमें सिर्फ इनको कोर्ट में पेश करने के लिए सम्मन देने के लिए आना था कि आप इतने लाहौर लश्कर के लिए के साथ आते हैं। और जब कोई भी बंदा अपना श्योरिटी बॉन्ड दे दे और सदर लाहौर बार जाके खुद श्योरिटी बॉन्ड लेके सीसीपी ऑफिस के बाहर, तो कोई जवाब ही नहीं बनता था। ऑपरेशन जारी रहा, एक बात। दूसरी, ये कोई लीगल प्रोसीजर डाला गया, उसमें भी वायलेशंस की गई। जब इन्होंने घर के ऊपर हमला किया, और उसकी मैं पिटिशनर सॉरी नहीं, उसकी अवैस है, मैं पिटिशनर हूँ, जो 26 घंटों वाला ऑपरेशन किया गया कि वो गैर आईनी तरीके से किया गया, उसमें कोई आयन और कानून को फॉलो नहीं किया गया। एक बात, आईनी तरीके से तो देखो, इसीलिए देखो हमें भी पता है, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, हमें भी पता है कि सारे मुकदमा झूठे हैं, लेकिन हम रूठ के तो नहीं बैठे कि अच्छा ठीक है झूठे मुकदमा थे, हमने नहीं बेल करानी। क्यों कल भी हम गए हुए थे इस्लामाबाद, क्यों गए थे? क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि चाहे झूठे केसेस भी हैं, हमने कोर्ट से जाके बेल लेनी है। जमानतें करा के तो हमारे नाक में दम आ गया हुआ है। हम तो इसीलिए झूठे मुकदमा, झूठी एफआईआर के ऊपर भी बेल कराते हैं ताकि इनको इस तरह का मौका ना मिले। अगर इन्होंने ऑपरेशन करने का सोचा भी, तो इनके रास्ते में रुकावट है अब अवाम। एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, ये तो आप लोग खान साहब भी मुस्तकिल कह रहे हैं और आपने भी कहा कि असैसिनेट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं खान साहब को, लेकिन अब आते हैं वापस डायलॉग ने रिज्यूम करना है मंगल के रोज। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ इस चीज पर राजी होगी अगर अक्टूबर तक की डेट के ऊपर और उस पर जो शराइत हैं कि आपकी बकिया जो असेंबलीज हैं, जो केपी है पंजाब, उनको बहाल कर दिया जाए और जितने भी कौमी असेंबली में इस्तीफे हैं वो वापस लेकर वापस कौमी असेंबली की तरफ आया जाए, तब आप लोग राजी होंगे? देखिए नादिया, हमारा सिर्फ हमारे जो मुतालबात है उसमें कोई वो बहुत सिंप्लिसिटी है उसके अंदर। सादा सी बात है, कानूनी पेचीदगियां हैं कानूनी तरीके से। मसलन हम ये कहते हैं कि 90 डेज जब केपी एंड पंजाब के पूरे हो गए, जो कि इन्होंने पूरे नहीं होने दिए, इन्होंने रास्ते में रुकावटें डाली, इसीलिए हम कोर्ट्स में गए। कोर्ट्स ने फिर ये फैसला दिया कि 90 डेज से ऊपर नहीं जाया जा सकता, ऑलरेडी टाइम लैप्स हो गया हुआ है, राइट। इसकी वजह से 14 मई की डेट दी गई। आप ये कहते हैं कि जी इन्होंने ना टिकट्स जमा कराई कि जी हम इकट्ठे कराना चाहते हैं। फिर अब उसने हमें इनके दरवाजे पे भेजा कि करो मुज़ाकरात, अगर ये कोई रीजनेबल माकूल बात करते हैं तो ओके, लेकिन उसमें भी कोर्ट्स और पंचायती फैसला नहीं होना, उसमें भी फिर लीगल एड ली जाएगी। आईनी तरीका क्या इख्तियार किया जाएगा, सारे मिलके बैठेंगे, पीडीएम के भी माहिरीन, हमारे भी, सुप्रीम कोर्ट भी, उसमें लीगल ऑप्शन, ताकि फिर वो टाइम आए तो फिर ये मुकर जाए। कौन इन पे ट्रस्ट करे? हमारा तो हरगिज नहीं है, मैं खुल के बात कर रही हूँ। सो फिर जो ऑप्शन बनती है, मसलन कभी ये अपनी ख्वाहिशों वाली डेट्स ना दें, इन्हें अब कानूनी अप्रोच, और जिसमें ये जो 90 डेज वाली भी एक जो सेंसिटिविटी है वो बच जाए, और आयन और कानून के दायरे के अंदर रह के हम दोनों ने रूम टू प्ले देना है, इन्होंने हमें, हमने इनको, फिर उसका आईनी तरीका कार कोई वजह करके फिर हमने जाना है।
हम जायज, हमारा कोई गैर आईनी और कोई फरमाइशी प्रोग्राम है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहिबा फॉर पार्टिंग इन फोकस। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी से। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी, तर्जुमान हैं चौधरी परवेज इलाही के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ज़ैन, चौधरी परवेज इलाही साहब क्या समझते हैं कल का जो ये पूरा वाकया हुआ है उनके घर पर, जिस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, वो किसके ईमा पर हुआ है? जो इनके अज़ाइम है पीडीएम के, और जो इनका जो है वो इनका माइंड सेट है इलेक्शन से राह फरार, और बिल्कुल जो है वो पब्लिकली अवाम जितना जो है वो इनसे डेस्परेट हो चुके हैं और ये अब राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं मुज़ाकरात से, इलेक्शन से। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं। और जो है वो बिल्कुल रात के टाइम जब चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पर इन्होंने जो है वो रेड किया है, जिस केस में ये चौधरी परवेज इलाही साहब को पकड़ने आए हैं, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने जो है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, उन्होंने जमानत अबूरी 6 मई तक चौधरी परवेज इलाही साहब की मंजूर कर ली थी। ठीक है। और जब हमारी लीगल टीम ने उनको दिखाया कि ये आप ब्रीफ किया कि आप देख लें, तो देवर इंसिस्टिंग कि जी हमने हर सूरत जो है वो गिरफ्तारी करके जानी है, हमें सर्च वारंट की भी जरूरत नहीं है। और मुकदमा जो है वो एंटी करप्शन की टीम गुजरांवाला से गई हुई थी उनको जो है वो अरेस्ट करने। उनको दिखाया कि ये जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही साहब को 6 मई तक जो है वो पूरी जमानत दे दी है। अच्छा, ये खबरें आ रही थी कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो शायद आज मौसूल होता या छुट्टियों के बाद मौसूल होता, शायद इसीलिए एंटी करप्शन जो है वो बज़िद थी कि उन्होंने गिरफ्तारी अमल में लानी ही है। नहीं, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, फिर हमने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में भी इनकी फोन पे बात करवाई है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी ये कहा है कि हमें हाई कोर्ट के जो है वो हमें ऑर्डर्स मौसूल हो चुके हैं। अच्छा। और बिल्कुल, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म की जी कोई परवाह नहीं की। उसके बाद बख्तरबंद गाड़ी लेके उन्होंने, आप देखते हैं मीडिया के तवस्सुल से कि सारी DSNGs ने लाइव कवर किया जी बिल्कुल कि किस तरह पहले इन्होंने जो है वो गेट को तोड़ा है, उसके बाद जो है उन्होंने शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े, मुलाजमीन, घरेलू मुलाजमीन, खवातीन को जो है वो अरेस्ट किया, हिरासा किया, जदो को किया। उसके बाद जो है वो उनको गिरफ्तार किया और उनको मारपीट का निशाना बनाया। उसके बाद इन्होंने चौधरी वजात हुसैन साहब का जो बिल्कुल साथ वाला घर है वहां भी छतों पे चढ़कर जो है वो देखा, और उसके बाद वहां भी शीशे तोड़े। कि पुलिस गर्दी और पुलिस विक्टिमाइजेशन की ऐसी मिसाल मैंने इससे पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। अच्छा डॉक्टर ज़ैन, एक सवाल और बनता है, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सब कुछ दिखाया जा रहा था लाइव, उसमें ये भी देखा जा रहा था अंदर से भी पथराव भी हुआ, पानी जो है वो भी मारा जा रहा था शायद पुलिस को मुंतशिर करने के लिए। वो कहते हैं उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि ये बख्तरबंद गाड़ी जो है वो इस्तेमाल की जाएगी क्योंकि अमल में लानी है ये गिरफ्तारी। सबसे पहले तो बात ये कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जो है वो पेट्रोल पंप और ये जो वाटर कैनन कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इनकी प्रेशरिंग टैक्टिक्स थी। ये सिर्फ ये आई प्लानिंग के तहत और जिस एजेंडे के तहत आए थे, ये आए सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है वो अरेस्ट करने। और उसके बाद देखें कि जब वंस दे गेट एंटर्ड, उसके बाद इन्होंने क्या किया। इसके बाद इन्होंने किसी किस्म की कोई जो है वो इंसानी हमदर्दी या बिल्कुल जो है वो किसी तहजीब, किसी तमद्दुन या किसी भी जो है वो चादर चार दीवारी का कोई भी जो है वो इन्होंने किसी हकूक का एहतराम नहीं किया, बल्कि पामाल किया। इस पे तो बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो मुझे ये बताएगा डॉक्टर ज़ैन कि जिस केस में वो गिरफ्तार करने आए थे, उसके अलावा भी कोई पर्चे हैं जिनका इल्म ना हो चौधरी साहब को? उसके अलावा जी कोई पर्चे नहीं थे। और गुज़श्ता रात जो इन्होंने ऑपरेशन किया है, उसके बाद इन्होंने आज थाना गालिब मार्केट के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर एक नई FIR जो है वो दर्ज करवाई है, जिसमें इन्होंने जो है वो दहशत गर्दी की जो है वो भी दफात जो है वो भी चौधरी परवेज इलाही साहब पर लगा दी। और इसके अलावा कोई जो है बिल्कुल कोई पर्चा नहीं था। अच्छा जी, बस आखिरी चीज मैं जानना चाहूंगी, चौधरी शुजात और फैमिली की तरफ से किसी किस्म का कोई राब्ता किया गया हो चौधरी परवेज इलाही से?
نہیں بالکل بھی جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور یہ جو دہشت گردی کا جو ہے وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سمجھ سے بالا تار ہے کہ چودھری پرویز علیہ صاحب کے گھر جو کل سارا وقوع ہوا ہے، آخر وہاں پہ کون سی دہشت گردی چودھری پرویز علیہ صاحب نے کی ہے کہ جس کے جو ہے وہ اگینسٹ جو ہے وہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زین علی بھرجمان چودھری پرویز الہی فار پارٹیسپیٹنگ ان فوکس۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔